हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स लर्न विद राजीव सर। आज हम लोग अपनी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं हम लोग फूड की कहानी। बिल्कुल आसान सा है, एक स्टोरी की तरह इसको पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा कि फूड एक यात्रा पर निकला है और उस यात्रा का अंत क्या होगा, इसको आज समझना है हम लोगों को। तो फूड अगर यात्रा पर जाएगा तो ये तैयारी करेगा और तैयारी करके वो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की यात्रा पर उसको निकलना है, आहार नाल की यात्रा पर निकलना है। तो सबसे पहले वो स्टेशन पर पहुंचा। वो स्टेशन क्या है? माउथ। और माउथ से वो उसने एंटर कर दिया एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। और जब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गया तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस एंट्री को कहा जाता है इंजेशन। तो फूड का एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन। अब देखो, इंजेशन हो गया, अब वो अंदर घुस गया है एलिमेंट्री कैनाल के। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर घुसने के बाद की जर्नी को अब हम लोग समझते हैं कि कई बार बेचारा टकराएगा, टूटेगा, धक्के खाएगा और फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगा। जब निकलेगा बाहर या जब उसका जर्नी कंप्लीट होगी तो एक अलग रूप में बाहर आएगा फूड। तो फूड का इंजेशन हुआ। इंजेशन होकर के फूड कहाँ पहुंचा? बक्कल कैविटी के अंदर या मुख गुहा के अंदर पहुंचा। तो बक्कल कैविटी के अंदर पहुंचते ही उसका पहला सामना होता है इस बक्कल कैविटी के अंदर पाए जाने वाले टीथ से। किससे सामना होगा उसका? दांतों से। तो दांत बिल्कुल तैयार बैठे थे कि जैसे ही फूड आएगा वो फूड को मैस्टिकेट करना, फूड को चबाना शुरू कर देंगे। तो फूड को चबा चबा करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। अब फूड को चबाया क्यों जाता है? तो फूड को चबाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने ज़्यादा छोटे पार्टिकल होंगे उतना ही ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्शन के लिए सरफेस एरिया मिलेगा। तो फूड जब आया बक्कल कैविटी के अंदर तो दांतों ने उसको मैस्टिकेट कर दिया, चबा चबा करके छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया। यहाँ पर बक्कल कैविटी में ये पता चला हमारे ब्रेन को कि फूड का टेस्ट कैसा है। लेकिन अब फूड के साथ में बेचारा यहाँ तो टीथ उसको चबा रहे हैं, मैस्टिकेट कर रहे हैं, इसके साथ में इसमें आकर के मिल जाता है सलाइवा। कहाँ से सिक्रेट होता है? इसी बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाने वाली सलाइवरी ग्लैंड से। पढ़ा है हम लोगों ने कि सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी पाई जाती हैं और उनका सिक्रीशन क्या है। तो सलाइवा को अगर हम लोग देखें तो सलाइवा में पाए जाते हैं एंजाइम। कंपोजिशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम के अलावा इसमें होता है वाटर और वाटर के साथ में पाया जाता है म्यूकस। अब फूड का सामना किससे हुआ? कि इस सलाइवा से हुआ। तो सलाइवा में दो तरह का एंजाइम पाया जाता है। एक एंजाइम फूड के जो साथी आए होंगे, यानी कोई जर्म्स जो अनवांटेड पार्टिकल हैं जिनको यात्रा पर नहीं जाना था लेकिन फिर भी जबरदस्ती आकर के वो घुस गए हैं फूड के साथ में, तो वो एंजाइम लाइसोजाइम क्या करेगा? उन हार्मफुल बैक्टीरिया को या जो जर्म्स आए हैं उनको किल कर देगा, क्योंकि ये बैक्टीरिसाइडल एक्शन होता है इसका, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। फूड के साथ में आया हुआ बैक्टीरिया लाइसोजाइम ने मार दिया। अब बचा है फूड। तो फूड को यहाँ पर दांत छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ रहा है। तो छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ेगा तो तोड़ने के बाद वहां पर एंजाइम आकर के मिल जाएगा और उस एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज फूड में पाए जाने वाला स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को वो तोड़ना शुरू कर देगा और तोड़ करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। देखो फूड के साथ में क्या क्या हो रहा है। दांत उसको तोड़ रहे हैं, जैसे जैसे छोटे पार्टिकल में टूटा तो उसमें सलाइवा भी मिलता चला जा रहा है और सलाइवा मिल करके फूड में जो स्टार्च था उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा वाटर और म्यूकस सिक्रेट होता है। ये वाटर और म्यूकस फूड को मॉइस्टन कर देते हैं, फूड को क्या करेंगे? नम कर देते हैं, जिससे फूड इजीली स्वेलो हो जाए, मतलब फूड को इजीली निगला जा सके। तो फूड की स्वेलोइंग को या फिर जो निगलने की प्रोसेस को कहा जाता है डी ग्लूटेशन। क्या कहा जाता है?
डिग्लूटेशन मतलब अब फूड को निगला जाएगा। तो जो फूड यहाँ पर तोड़ करके सलाइवा मिक्स हो गया उसमें और सलाइवा मिल करके एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, तो उस फूड को कहा जाता है बोलस। इसको क्या कहेंगे? बोलस। तो एंटर करना है स्टमक के अंदर। कहाँ जाएगा? अब अगला स्टेशन है इसका स्टमक, लेकिन इसके बीच में बक्कल कैविटी और स्टमक के बीच का जो एक कनेक्टिंग लिंक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि ईसोफेगस या फूड पाइप है। तो फूड को अब ईसोफेगस से हो करके स्टमक में जाना है। तो अगली जर्नी उसकी जहाँ पर वो बहुत देर तक रुकने वाला है, 4-5 घंटे का स्टे है उसका, और उस 4-5 घंटे में रह करके कई सारी तकलीफ़ों का सामना करेगा। तो फूड बक्कल कैविटी से निकला और ईसोफेगस से होकर के, ईसोफेगस में पाया जाता है जो मसल्स पाई जाती हैं उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यानी मसल्स में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, और उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड ईजिली स्वेलो हो जाता है, ईसोफेगस से निकल करके स्टमक के अंदर आता है। इस ईसोफेगस के अंदर किसी भी तरह का डाइजेस्टिव जूस नहीं निकल रहा होता है, इसका मतलब वहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है। लेकिन अब देखो थोड़ा सा अगर हम लोग सोचें कि जो फूड था यानी जो बोलस था, इस बोलस में मिला हुआ है सलाइवरी एमाइलेज। तो क्या सलाइवरी एमाइलेज फूड को ऐसे ही छोड़ देगा? फूड के साथ जा रहा है तो मतलब रास्ते भर तोड़ते हुए जाएगा। तो ईसोफेगस में, ईसोफेगस डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन बोलस में जो सलाइवरी एमाइलेज पहले से पड़ा हुआ है वो अपना काम कर रहा है। मतलब स्टार्च को वो माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है और माल्टोज में कन्वर्ट करके उसको भेज देता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर फूड जैसे ही आएगा तो हम लोगों को पता है कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच में पाई जाती है स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल ओपन होंगी और फूड को अंदर स्टमक के अंदर पहुंचा देती हैं। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं और उनसे सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस, जिनके बारे में हम लोगों को पता है। उस गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है? यस, HCl, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एंजाइम्स पाए जाते हैं। और वो एंजाइम क्या करेंगे? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें म्यूकस की, तो म्यूकस HCl के इफेक्ट से स्टमक की वॉल को प्रिवेंट करता है, बचाता है। यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट हुआ है, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से स्टमक की वॉल को बचाने का काम कर रहा है म्यूकस। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ तो लाइसोजाइम ने मारने की कोशिश तो की थी, लेकिन कुछ ऐसे जर्म्स भी थे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी थे जो लाइसोजाइम जिनको किल नहीं कर पाया था। तो फूड को एसिड के अंदर डिप कर दिया गया। जब फूड को एसिड के अंदर डुबो दिया गया तो वहां पर जो बैक्टीरिया इस लाइसोजाइम से बच करके स्टमक के अंदर आ गए थे, वो भी किल हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं। अब देखो और क्या होगा कि ये सेल क्या करेगा कि जो एंजाइम निकलता है वो प्रो एंजाइम होते हैं, मतलब इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो उन इनएक्टिव एंजाइम को वो एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करके उनको क्या करेगा? एक्टिव कर देगा कि फूड आ रहा है, अब उससे जो है भिड़ना है, उसको तोड़ना है। तो क्या करेगा? HCl पेप्सिनोजन जो प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट हो रहा है, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म होता है। तो पेप्सिनोजन से क्या बन गया? पेप्सिन बन गया। और ये पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोजेज में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल प्रोटीन में तोड़ देगा तो पेप्टोन, और प्रोटियोजेज में तोड़ देगा प्रोटीन को। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन अगर हम लोग देखें, डाइजेशन का मतलब कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना। तो सिंपल में टूटने वाली जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ हुई? बक्कल कैविटी के अंदर। यानी जो डाइजेशन स्टार्ट होगा वो कहाँ होगा? बक्कल कैविटी के अंदर, याद रखना है। दूसरा, डाइजेशन दो तरह का हो रहा है, एक तो दांत तोड़ रहे हैं, दूसरे कौन तोड़ रहा है? एंजाइम्स तोड़े, केमिकल्स तोड़े। तो केमिकल डाइजेशन शुरू कहाँ होगा? वो भी माउथ में या बक्कल कैविटी में होगा। मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है? वो भी माउथ या बक्कल कैविटी में।
कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का डाइजेशन भी शुरू होता है बक्कल कैविटी या माउथ में। तो 4 क्वेश्चन हो गए और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ शुरू हुआ, केमिकल डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होगा? स्टमक के अंदर। बाकी सब क्या होता है? बक्कल कैविटी के अंदर शुरू हो रहा है। यहाँ पर ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया और प्रोटीन को जो है पेप्सिन ने कन्वर्ट कर दिया प्रोटीजेज और पेप्टोन में। तो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो गया स्टमक के अंदर। दूसरा, छोटे बच्चे मिल्क फीड करते हैं। हम लोगों को पता है कि मैमल्स में मिल्क सिक्रेट होता है बेबी को फीड कराने के लिए। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का नाम होता है केसीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन। तो केसीन में जब कोगुलेशन होता है, जब दूध से दही बनती है तो दही बनते समय कोगुलेशन हो जाता है प्रोटीन का, जम जाती है प्रोटीन जब उसमें मिलाते हैं लैक्टोबैसिलस को। तो उस मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है तो छोटे बच्चों में सिक्रेट होता है एक और एंजाइम, उसको कहते हैं प्रोरेनिन। कौन सा एंजाइम कहते हैं? प्रोरेनिन कहा जाता है। तो प्रोरेनिन को भी HCl एक्टिवेट करता है और उसको रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करेगा? रेनिन में कन्वर्ट करेगा। और ये रेनिन मिल्क की जो प्रोटीन होती है केसीन, उसको पैरा केसीन में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टमक में एंजाइमेटिक एक्शन के साथ साथ चर्निंग मूवमेंट होता है, यानी जो स्टमक की जो मसल्स हैं वो भी क्या करेंगे, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल अगर छोटा रह गया है तो वो भी बिल्कुल पार्टिकल में, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है और उसमें एसिड मिल जाता है। तो अब उस फूड को कहते हैं एसिडिक काइम। क्या कहा जाता है इसको? काइम। अब देखो फूड वहां पर एंटर किया था तो पहले बोलस बना था, बोलस से बन गया काइम। अब बेचारे के साथ क्या क्या हो रहा है? अब यहां से निकला स्टमक से, अगला स्टेशन उसका है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले वो 4 से 5 घंटे स्टमक के अंदर बिता रहा है। तो वहां से थोड़ा थोड़ा करके, मतलब इकट्ठे जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जाता है। वहां पर पाई जाने वाली जो स्फिंक्टर मसल है वो ओपन होती है, थोड़ा सा स्टमक से काइम निकला और ये काइम जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के खुलती हैं, याद है ना क्या खुलतेगी? 2 तरह की डक्ट आकर के, एक तो पैंक्रियाज से आने वाली पैंक्रियाटिक डक्ट, दूसरा लीवर से आने वाली हिपैटिक डक्ट यानी हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट आकर के खुलती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पैंक्रियाज से आने वाला पैंक्रियाटिक जूस, लीवर से आने वाला बाइल जूस और इंटेस्टाइन से निकलने वाला इंटेस्टाइनल जूस, सब मिल करके टूट पड़ेंगे उस काइम के ऊपर और काइम को फाइनली डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, यानी छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा। तो सबसे पहले बाइल जो आता है, उस बाइल के अंदर पाया जाता है, बाइल जूस में क्या होगा? बाइल पाया जाएगा। तो बाइल क्या करेगा? जो फैट आता है उस फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट कर देता है, यानी फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको वो मिसल्स बना देगा। वाटर, देखो जिसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि फैट इनसॉल्युबल होता है वाटर में, पानी में घुलता नहीं है। तो पानी में घुलने के लिए उसको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा, उसका इमल्सिफिकेशन कर देना पड़ेगा कि इमल्सिफाइड फैट मिसल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे साबुन देखा होगा ना कि साबुन में जो है जब कपड़े धुलते हैं तो जैसे झाग बन जाता है, उसी तरह से यहाँ पर होगा कि फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करके, फिर इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर आता है एंजाइम लाइपेज। तो लाइपेज के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया, इजिली ये वाटर में डिजॉल्व होकर के आया और इसने क्या किया? इस इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। इसने किसको तोड़ा? लाइपेज ने इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। फैट जो बना होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से ही बना होता है, यानी ये फैट के मोनोमर होते हैं। तो फैट का डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या होगा कि अगर पैंक्रियाटिक जूस को हम लोग देखें तो पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और भी कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम, सब मिला करके आप फूड के साथ में तोड़ने वाले हैं। तो फाइनल अगर हम लोग समराइज करें और देखें तो प्रोटीन,
पेप्टोन या प्रोटीएजेस। स्टमक में शुरू हुआ था प्रोटीन का डाइजेशन, तो वहां पर क्या हुआ था, प्रोटीन जो बचा हुआ रह गया, जो स्टमक में नहीं टूटा है, या जो पेप्टोन में था या प्रोटीएजेस थे, उनके ऊपर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज काम करेगा और उनको फाइनली डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। डाइपेप्टाइड के ऊपर एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस से निकलने वाला डाइपेप्टाइडेज काम करेगा और प्रोटीन का जो मोनोमर है अमीनो एसिड उसमें टूट गया, यानी प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो यहां पर फैट टूटा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन टूटा अमीनो एसिड में। अब बचा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम लोग देखें तो माल्टोज वहां से आया था, तो माल्टोज के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा माल्टेज। माल्टोज डाइसैकेराइड था, बना किससे होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होकर के बनाते हैं माल्टोज। तो माल्टोज के ऊपर एक्ट किया माल्टेज, तो माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। तो यहां पर माल्टोज का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे टाइप की शुगर, दूध पिया है तो दूध के अंदर आती है लैक्टोज शुगर। तो लैक्टोज शुगर को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। ये भी डाइसैकेराइड है, बना किससे है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के। तो यहां पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट गया मिल्क शुगर, लैक्टोज। चीनी खाई, सुक्रोज, तो उस सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम तोड़ देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी यहां पर कंप्लीट हो गया। लेकिन आपके दिमाग में अब एक सवाल आना चाहिए कि हम लोग तो न्यूट्रिएंट कई सारे खाए थे, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट की ही यहां पर बात हो रही है, इसके अलावा मिनरल्स और विटामिन भी तो थे, वाटर भी था, तो उनका क्या हो गया। तो उनकी जरूरत नहीं होती है डाइजेशन की, क्योंकि देखो तोड़ना किसको पड़ा, जो बड़े थे, कॉम्प्लेक्स थे, वो फूड के साथ साथ चल रहे हैं, तो उनको तोड़ा नहीं गया, क्योंकि वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल थे, वो कहीं दबे हुए हैं। फूड के अंदर जो बड़े पार्टिकल थे उनको तोड़ करके छोटे छोटे पार्टिकल में उनको कन्वर्ट कर दिया गया। तो फूड जो हम लोगों ने खाया था, यानी फूड जो एंटर किया था बक्कल कैविटी के अंदर, एक लार्ज मॉलिक्यूल था, अब उसको जैसे जैसे उसकी जर्नी आगे बढ़ी, हर स्टेप उसको तोड़ा गया और तोड़ते तोड़ते फाइनली छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट गया। अगला स्टेप फूड का क्या होगा कि ये अमीनो एसिड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पर पाए जाने वाले विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। जैसे सिंपल सा हम लोग देखें कि ये अगर वॉल हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज के बीच में और स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस के बीच में जो है डिफ्यूजन होगा, जिसकी वजह से मटेरियल ब्लड में जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन होगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में डिवाइड हो जाता है, जिससे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बढ़ जाता है और ब्लड के कांटेक्ट में ज़्यादा आएगा। सिंपल समझो ना कि यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज कहाँ कहाँ आ सकती हैं, इसके सरफेस पर आएंगी, लेकिन जब इसको फैला दिया गया तो ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर से भी आ सकती हैं। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ब्लड के कॉन्टैक्ट में होगा, और जब ब्लड के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर डाइजेशन भी कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर हो जाता है एब्जॉर्प्शन। और अब फूड का जो अगला स्टेशन है, अब बेचारा टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में, अब आगे कुछ बचा नहीं उसको उसके पास जाने के लिए, तो पास होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, एलिमेंट्री कैनाल का जो अगला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है अगर एक्सेस अमाउंट में है, और फिर वो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद ये फूड पार्टिकल एसिमिलेट होने के लिए, यानी इसका यूटिलाइजेशन इस अमीनो एसिड का काम होगा बॉडी बिल्डिंग, यानी सेल को रिपेयर करना या नई सेल के फॉर्मेशन में। जो फैट आया था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में था, या जो ग्लूकोज था इसका एनर्जी के प्रोडक्शन में यूटिलाइजेशन होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। तो इसी के साथ आज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की सीरीज कंप्लीट हो गई, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े, एसोसिएटेड ग्लैंड्स पढ़ा,
और उस एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में डाइजेशन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। अगर किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको छोड़ दीजिए, उसका आंसर आपको मिलेगा। अगर आपको ये नॉलेजफुल लगा, समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरे को इसका फायदा मिले इसलिए आप चैनल को शेयर कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।